हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर और इसके क्या कारण है, किस रेट से मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है और उसका हम ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं आगे। तो मेल इनफर्टिलिटी जो है वो लास्ट फ्यू इयर्स में इसका इंसिडेंस जो है बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। और जब मेल इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स जब आते हैं तो उनकी यूजुअली जो प्रॉब्लम्स दो तरह की होती है, या तो सेक्सुअल डिसफंक्शन जिसमें इरेक्शन या इजैकुलेशन की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, और जब उनको बोला जाता है कि दिस इज़ द फर्टाइल पीरियड एंड दे हैव टू ट्राई ड्यूरिंग दिस फर्टाइल पीरियड, सो दे आर अनएबल टू परफॉर्म। द सेकेंड टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी इज जब हम सीमेन टेस्ट करते हैं, जिसको हम सीमेन एनालिसिस बोलते हैं, तो उसमें एज पर द WHO क्राइटेरिया जो काउंट है स्पर्म का या मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी वो बिलो रेंज होता है। तो यदि काउंट स्पर्म का लेस देन 15 मिलियन है या मोटिलिटी लेस देन 40% है, या मॉर्फोलॉजी जो होती है स्पर्म की, मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि शेप ऑफ द स्पर्म, तो उसका जो परसेंटेज है लेस देन 4% है, देन दैट पेशेंट कम्स अंडर इनफर्टिलिटी। तो वहाँ पे उनको फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब क्या कारण होते हैं जिसके कारण मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ द लाइफस्टाइल। जो आज की लाइफस्टाइल है वो इट हैज़ लाइक मोर ऑफ द स्ट्रेस फैक्टर, द जॉब प्रेशर, फिर लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो ठीक नहीं है, टाइम पे खाना नहीं है, मोर ऑफ द प्रोसेस्ड फूड एंड द जंक फूड, देन मोर ऑफ द स्मोकिंग, एल्कोहल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसके कारण भी स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। जैसे पेशेंट डायबिटिक है, स्पेशली व्हेन द डायबिटीज़ इज़ अनकंट्रोल्ड, और जितना डायबिटीज़ का ड्यूरेशन बढ़ता चला जाता है उतना ही काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी पे भी असर होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं और इसमें भी स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। कुछ केसेस में जहाँ पे हमें बिल्कुल ही स्पर्म्स नहीं मिल रहे हैं सीमेन टेस्ट में, उन पेशेंट्स को हम एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं, और वहाँ पे फिर कुछ टेस्ट किए जाते हैं जैसे हार्मोनल टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है कि क्या रीज़न है जो स्पर्म्स सीमेन टेस्ट में नहीं अवेलेबल है। तो हार्मोनल असेसमेंट होती है और उनके बेसिस पे फिर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ट्रीटमेंट में इफ़ वी गेट द स्पर्म्स इन द सीमेन सैंपल बेस्ड ऑन द काउंट एंड द मोटिलिटी और द मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म, उसके बेसिस पे भी डिसाइड द ट्रीटमेंट कि IUI करना है, IUI से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या सीधा पेशेंट को ICSI के लिए आगे लेना है। जब स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं है सीमेन सैंपल में, तो वहाँ पे फिर बेस्ड ऑन द hormone test report, other blood test report and the ultrasound picture, the size of the testes, presence of varicocele, hydrocele, etc. Then we advise them to go for testicular aspiration या micro TISA. Now testicular aspiration जो होता है वो बहुत ही एक सिंपल प्रोसीजर होता है जो डे केयर बेसिस पे किया जाता है, और जैसे हम नीडल डाल के ब्लड टेस्ट लेते हैं वैसे ही नीडल टेस्टीज में इंसर्ट करके और टेस्टिकुलर टिश्यू एस्पिरेट किया जाता है, और साइमल्टेनियसली उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं कि वहाँ पे स्पर्म्स हैं कि नहीं है, अंदर स्पर्म्स जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज डन इन द IVF लैब and the embryologist is there to check for the sperms, and if we get the sperms in the testicular sample, so then the sample is frozen, it is not wasted, so that the same sample can be used for ICSI procedure. So basically जब आप टीसा के लिए जाते हो तो select the place where the freezing facility is also available so that the tissue is not wasted. जो testicular aspiration procedure होता है, this is done under local anesthesia and the patient is discharged 1 hour after the procedure. It's a very simple procedure. Suppose यदि testicular aspiration में या टीसा में हमें sperms नहीं मिल रहे हैं, then the more advanced procedure is micro TISA. So micro TISA is done under the microscope, and it is the advanced procedure which may take some time, more than 1 hour, it may take 2 to 3 hours also, and this is done under general anesthesia where the small cut they are given on the testes, and under the microscope कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, तो उनको देखते हुए फिर उन पर्टिकुलर साइट से ही सैंपल लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर चेक करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पर्म है या नहीं है। दिस प्रोसीजर
is done under anesthesia. Patient sometimes may need to stay overnight in the hospital और हमें यदि sperms मिल जाते हैं तो टिश्यू हम फ्रीज कर लेते हैं so that they don't have to go the same procedure when we are taking the eggs out, and same sample can be used for the ICSI procedure later on. So this is the treatment part for the male infertility based on the semen parameters. We decide for IUI और the ICSI, और बिल्कुल ही यदि sperms नहीं है तो फिर TISA और माइक्रोटीसा, दीज आर द प्रोसीजर्स. सो मेरी एडवाइस पेशेंट्स को ये रहेगी कि कभी भी यदि आपका सब नॉर्मल काउंट एंड मोटिलिटी या मोर्फोलॉजी आ रहा है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, इमीडिएटली सी द डॉक्टर सो दैट कुछ भी यदि फैक्टर्स सामने आते हैं या प्रॉब्लम सामने आती है विच इज़ कॉजिंग मेल इनफर्टिलिटी, इट कैन बी सॉर्टेड आउट. थैंक यू सो मच.